गांधी जी ने कहा कि हमें एक कूच करना, एक मार्च निकालना। जैसे वो दांडी मार्च उन्होंने निकाला था भारत में बहुत ऐतिहासिक, वैसा ही एक मार्च उन्होंने निकाला साउथ अफ्रीका में। अब मैं घटना पे आ रहा हूं जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मार्च गांधी जी ने जब शुरू किया तो उसमें करीब 4000 महिलाएं और करीब 1200-1300 बच्चे उनके छोटे छोटे और करीब 6000 पुरुष, इतने सब लोग पैदल पैदल निकले। तो कई लोगों ने गांधी जी से कहा कि ये बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी क्या करने का इनका। तो उन्होंने कहा जिनके बच्चे छोटे हैं वो जुलूस से बाहर निकल जाए। तो बहुत सारे लोगों के मन में आया कि अभी गांधी जी हमको बाहर निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि जुलूस में रहते हुए आपके बच्चे मर जाएं तो मान लेना कि देश की आजादी के लिए आपने उनको दान दे दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि जिसका भी दिल कमजोर है वो निकल जाए इसमें। मुझे कमजोर लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, ये उन्होंने स्पष्ट कहा। तो लोगों में हौसला आया और हौसला आया तो वो सब चले। उसी जुलूस में कुछ अंग्रेज भी शामिल थे जो गांधी जी की जासूसी के लिए रखे गए अंग्रेज सरकार की तरफ, और उनकी पूरी रिपोर्टिंग वो लंदन करते थे कि आज जुलूस ने क्या किया। वो पैदल चलते थे एक जगह से दूसरे जगह जाकर और लोगों को इकट्ठा करते जाते थे। तो जो अंग्रेजों ने रिपोर्टिंग किया है उसमें से एक अंग्रेज ऑफिसर था जो उनकी इंटेलिजेंस की टीम का मुख्य अधिकारी था। उसने गांधी जी के जुलूस के बारे में एक वाक्य लिखा, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने मेरे जीवन में जितनी भी सेवा की है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसमें ये पहला जुलूस मैं देख रहा हूं जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब एक साथ हैं, हिंदू भी हैं मुसलमान भी, दोनों एक साथ हैं और दोनों एकदम भाई भाई की तरह से आगे बढ़ रहे हैं। किसी में किसी के प्रति वैमनस्यता नहीं है। हां, जो एक अच्छी बात है जो मैं देख रहा हूं वो ये कि ये जुलूस करीब 15-17 दिन चला पैदल पैदल। तो होता क्या था कि रात हो जाती थी तो कोई भी मैदान में सब सो जाते थे और दिन में कुछ थोड़ा बहुत भोजन बना के करते थे, फिर रात में मैदान में सोते थे। अगले दिन फिर मैदान से चलते थे दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव। तो हर एक रात करीब ऐसी 15 रातें बीती जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब एक साथ सोए। जो अंग्रेजी अधिकारी था उसने कहा कि इस जुलूस के दौरान एक भी दुर्घटना नहीं हुई। उसका जो इशारा था वो क्या कि 4000 महिलाएं और 6000 पुरुष जिनकी उम्र 20-22 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में है, कहीं भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। और उसने जब अपनी रिपोर्ट भेजी ब्रिटिश पार्लियामेंट को तो उस रिपोर्ट में उसने लिखा कि जिस आदमी की उपस्थिति मात्र से लोगों के मन में नैतिकता का संचार होने लगता है, वासना पैदा नहीं होती। स्त्रियां भी लेटी हुई हैं और पुरुष भी लेटे हुए हैं और दोनों नजदीक में हैं और कहीं कोई घटना नहीं होती बलात्कार की, कहीं कोई घटना नहीं होती है शारीरिक संपर्क की, तो ये तो आदमी कोई विरला है और विचित्र है। अंग्रेज सरकार इससे लड़ नहीं पाएगी, ये उसने रिपोर्ट में लिख के भेज दिया। तो मुझे उस रिपोर्ट का एक वाक्य हमेशा मेरे मन में रहता है कि जिस आदमी की उपस्थिति मात्र से नैतिकता का इतना उच्च स्तर लोगों में आ जाता हो कि 4000 स्त्रियां और 6000 पुरुष बिना किसी दुर्घटना के एक गांव से दूसरा, दूसरे से तीसरा और 15-17 दिन लगातार चल के चले जाते हों और अंग्रेज सरकार को सरेंडर करने के लिए मजबूर करते हों, वो आदमी तो कोई बिरला ही हो सकता है। तो बाद में जब उनको महात्मा कहा, सबसे पहली बार उनको महात्मा कहा सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस से जब पूछा गया कि आपने इनको महात्मा क्यों कहा, मोहनदास करमचंद गांधी से एक दिन सुभाष चंद्र बोस ने उनको महात्मा गांधी बना दिया। और आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद थे। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि आजादी इस रास्ते से आए, महात्मा गांधी चाहते थे आजादी इस रास्ते से आए। सुभाष चंद्र बोस का रास्ता यह था कि भयंकर हिंसा करनी हो तो हिंसा करें, अंग्रेजों के साथ छल कपट करना हो तो छल कपट करें, हथियार चलाने हो तो हथियार चलाएं, कहीं विदेशों से मदद लानी हो भारत की आजादी के लिए तो वो भी लेके आए। गांधी जी कहते थे कि एक तो उनका सबसे पहला ये आग्रह था कि विदेशी मदद भारत की आजादी के लिए नहीं चाहिए। दूसरा, हथियार चलाने की जरूरत नहीं है, अंग्रेज बहुत कमजोर हैं, वो बिना हथियार के ही भाग जाने वाले हैं। ये गांधी जी को कन्विक्शन था बहुत पहले से। उनका कहना था कि इन कमजोर लोगों को क्यों मारना हथियार से, ये तो हथियार उसके खिलाफ चलाना चाहिए जो अपने से ज्यादा ताकतवर हो। इन अंग्रेजों में कुछ भी ताकत नहीं है। और तीसरा उनका सिद्धांत ये था कि भारत में जो भी आजादी आएगी वो सिर्फ आजादी तक सीमित नहीं रही होगी, पूरा मॉडल बदलना पड़ेगा। जो ब्रिटेन का ढांचा है उसको हटा के भारतीय ढांचा लाना पड़ेगा। तो इन मुद्दों पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में काफी कुछ मतभेद थे, लेकिन उन मतभेदों के बावजूद पहले नेता थे सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया। तो किसी ने पूछा सुभाष चंद्र बोस से
ये बात है 1940-41 की, जब सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके पहले उन्होंने उनको महात्मा बोल दिया था। तो किसी ने पूछा कि आप ये बताइए कि आपने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा क्यों कहा? उनके बहुत सारे कार्यकर्ता उनसे नाराज थे, सुभाष चंद्र बोस से। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आपकी नाराजगी मैं समझ सकता हूं, महात्मा गांधी हमारे विचार से कुछ अलग विचार वाले हैं, हमारे उनके विचारों में काफी भिन्नता है, हमारी उनकी मत भिन्नता है, लेकिन मन भिन्नता नहीं है। मेरे महात्मा गांधी से मतभेद है, लेकिन मनभेद नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का जो शब्द था वो ये था कि मेरे महात्मा गांधी से मतभेद है, मनभेद नहीं है। मन मेरा वैसा ही है जो महात्मा गांधी का है, तो मनभेद नहीं है, इसलिए मैं उनको बहुत ऊंचा मानता हूं। और उन्होंने कहा कि मैं उनको महात्मा इसलिए कहता हूं कि उस आदमी की उपस्थिति मात्र से मन में नैतिकता का संचार होने लगता है। मैं जब जब महात्मा गांधी के पास जाता हूं, मेरे मन में दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा, ये सारे मूल्य पनपने लगते हैं। पता नहीं उस व्यक्ति में कैसा चुंबकीय आकर्षण है, ये सुभाष चंद्र बोस के शब्द मैं आपको कोट कर रहा हूं। पता नहीं उस व्यक्ति में कैसा चुंबकीय आकर्षण है, जो उसके सामने जाकर बैठे भयंकर हिंसा भाव से भरा हुआ वो भी अहिंसक हो जाता है। कितना ही डेस्पोटिक हो, क्रूर हो, वो दया और करुणा का प्रतीक बन जाता है। उस व्यक्ति में ऐसा तो कुछ अद्भुत है। और दक्षिणी अफ्रीका की वो घटना जो मैंने आपको कही, वो अपने कार्यकर्ताओं को सुनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये आदमी की तेजस्विता आज से नहीं, उम्र के उस साल से है जब वो खुद जवान हुआ करता।